हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए 10th क्लास का आज मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेके उपस्थित हैं और इसमें जो क्वेश्चन हम आपको लिए हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को समझिए कि कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा और आप कैसे अपने एग्जामिनेशन में इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि मैथ का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिना भाग दिए हुए बताइए कि परिमेय संख्या 64 बटा में 455 का दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत है। आपको यह प्रश्न में बताना है। तो अब यह कैसे बता पाएंगे, चलिए इसको हम बेसिक तरीके से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, आपके सामने जो परिमेय संख्या है आप आराम से उसे लिख लीजिए। आप लिख लीजिए परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या जो हमारे सामने है वो परिमेय संख्या है और वो दिया गया है 64 बटा में 455। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 455 जो है इसका निकालेंगे आप अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड जैसे आपको निकालने आता है वैसे निकालिए। अगर रफ में करने की स्थिति है तो रफ में कर सकते हैं और अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको रफ में करके बता देते हैं। देखिए राइट साइड में हम 455 का रफ कर लेते हैं। 455 को अगर कटाते हैं 5 से कटाएंगे तो 9 पचे 45, 5 एकम 5। फिर उसके बाद ये 7 से कटाएंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा। अब तो ये 13 जो है अभाज्य आ गया, ये तो कटेगा नहीं, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुने 7 गुने 13। अब यहां जानते होंगे हम लोग कि परिमेय संख्या जो होता है उसमें P बटा Q जो होता है, इसमें Q अगर ये शांत है तो इसका गुणज 2 और 5 के रूप में होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहां पर 7 और 13 भी आ चुका है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। तो आपको जवाब दे देना होगा कि अतः परिमेय संख्या का, आराम से पूरा आप लिख सकते हैं, हम आपको शॉर्ट में लिख के समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार इस तरीके से, और लिख सकते हैं अशांत है। अब ये आप आसानी से लिख देंगे एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर यहां पर जो गुणनखंड है 2 और 5 के अलावा आया है तब ऐसा होगा। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ गया, अब में आ गया होगा इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला स्क्रीन पर आ चुका है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। इसका एक बार सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और इसे समझ के बताने का प्रयास करेंगे। और अभी तक अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट भी करते जाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज बता रहे हैं केवल। सेकंड क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 144 और 180 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। आपको इसमें महत्तम समापवर्तक निकाल के बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है, स्पष्ट करता है कि इसमें जो आपके सामने मैक्सिमम संख्या है उस मैक्सिमम संख्या को आप बना लीजिए भाज्य, और जो मिनिमम संख्या है, छोटी संख्या है, उसे बना लीजिए आप भाजक। अब आप क्या करेंगे, जैसे भाग एल्गोरिथम नियम आप पढ़े होंगे कि ये होता है A = BQ + R, और इसी कॉन्सेप्ट के तहत आपको इसको सजा लेना है। अब देखिए B के रूप में हम तो 144 ला दिए हैं, लेकिन Q 144 में क्या से गुना करेंगे, 180 आ जाएगा या 180 से कम आएगा। तो चलिए 180 तो आएगा नहीं, 144 में गुना करेंगे तो हम इसमें 1 से गुना करेंगे तो 144 में 1 से गुना करने पर 144 आएगा। अब क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि आपको 180 पूरा कर देना है। तो इसके लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, चूंकि अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 36 जोड़ते हैं तो आपका ये टोटल 180 आ जाता है। ये लगातार आपको करते रहना है। अगली बार क्या करना है, यहां पर जो आपके सामने संख्या 144 आ गया इसे बना लेना है आपको भाज्य, और यहां जो शेषफल आया है इसे बना लेना है आपको भाजक। और ये तब तक करते रहना है जब तक शेषफल r का जो वैल्यू है ये 0 ना आ जाए। इस बात का ध्यान रखें। चलिए जहां r 0 आ जाएगा वहां पर हम रुक जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला देखेंगे 36 में क्या से गुना करेंगे, 144 है, या फिर 144 से
कॉमा है। तो अगर आप यहां से गुना करते हैं तो 4 से गुना करेंगे 36 में, तो आपके सामने जो आ जाएगा 144 आएगा, और शेषफल हमें मिला क्या यहां पर 0। अब देखिए, जब यहां में अभी बात किए थे कि शेषफल जब 0 आ जाएगा तो वहां पर आप रुक जाएंगे, और अब यहां पर आपको लिख देना है महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक कैसे लिखेंगे, तो यहां पर जो भाजक के रूप में आया है वही आपको हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। और इस तरीके से इस प्रश्न का आप देंगे आंसर। काफी इजी है, और 2 नंबर आराम से कोई भी एग्जामिनर आपको इस तरह करने के बाद आपको आराम से दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है जो आपके सामने तीसरे नंबर में। तीसरे क्वेश्चन का एक बार सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब इसका आपको शून्यक ज्ञात करके बताना है। चलिए इसका शून्यक भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। कैसे निकाल पाएंगे आप शून्यक? समीकरण है x² + 7x + 10, ये आपके सामने बहुपद है। अब इसको शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकालेंगे? 2 अंक ऐसा सोचेंगे जिसको गुना करें तो आ जाए 10 और जोड़े तो आ जाए 7। आप आराम से सोच लीजिए, हम आपको बॉक्स बना के समझाते हैं, बॉक्स आपको एग्जामिनेशन में नहीं बनाना है। तो देखिए, एक संख्या मेरे पास हो जाएगा 5 और एक संख्या मेरे पास हो जाएगा 2। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो 5 और 2 के रूप में 7x को तोड़ लेंगे। चलिए करते हैं, x² प्लस लिख लेंगे 5x, प्लस में आ जाएगा 2x, 5 और 2 जोड़ने पर 7 हो जाएगा, और लास्ट में 10 जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। अब इसे आप कॉमन करेंगे, यहां से कुछ कॉमन करेंगे जो आपको कॉमन मिल जाए। तो x कॉमन हो सकेगा, x यहां से कॉमन करेंगे तो x बचेगा, यहां से x कॉमन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5। साथ ही साथ यहां से 2 कॉमन कर सकते हैं दोनों जगह से, तो यहां आपको x मिल जाएगा, और यहां 10 में से 2 कॉमन करेंगे तो यहां 5 मिल जाएगा। अब यहां जो कोष्ठ में दोनों जगह आया हुआ उसको एक जगह लिख लेंगे, अर्थात इसे भी आप दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे। यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा +2, अर्थात x + 2। अब क्या करेंगे, आप x + 5 को, चूंकि शून्यक निकालने हैं आपको, प्रश्न में शून्यक निकालने हैं, तो इसको शून्य के बराबर कर लेंगे। आराम से आप लिख सकते हैं, यदि x + 5 = 0, तो आपके सामने जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 5, सॉरी माफ कीजिएगा -5। ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा -5। इसी तरीके से लाइन देके आप लिख लेंगे, यदि x + 2 = अगर लिखते हैं 0, तो आपके सामने जो x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -2। अब यहां पर देखिए, हम नीचे जगह नहीं है, यहां पर लिख देते हैं, लास्ट में अतः करके जरूर लिखेंगे। x का यहां मान आ गया है -5 या फिर आ गया है -2, और इस तरीके से इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब एक बार सभी लोग देने का प्रयास करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, और सब्जेक्टिव सबसे पहले यूट्यूब पर सबसे पहले आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक क्रमशः 2/3 तथा -1/4 है। अब ये आपके सामने शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यक बोला जाता है, तो शून्यक जो होता है इसको बोलते हैं, एक को अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे कि आपको बहुपद का सूत्र पता होना चाहिए। बहुपद का, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। द्विघात बहुपद जो होता है इसका सूत्र होता है, सब लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं, द्विघात बहुपद का जो हमारा सूत्र होता है, इसके सूत्र के तहत अगर हम जाने तो इसका सूत्र होता है, वो होता है x² - अल्फा + बीटा × x, और प्लस में होता है अल्फा × बीटा। अब यहां पर समझें कि द्विघात बहुपद में जो शून्यक है यही एक हो जाएगा अल्फा और एक हमारा हो जाएगा बीटा। अब इनका मान रख देंगे, तो x² - अल्फा + बीटा, अल्फा के जगह पर आप रख देंगे 2/3, और प्लस में बीटा के जगह पर रख देंगे -1/4। अब देखिए -1/4 यहां पर रख दीजिए, -1/4, और इंटू में आप दे लेंगे इसको x, प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास हो जाता है 2/3 और बीटा हो जाता है -1/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाता है x²। अब इसको आप हल कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं तो आपका हो जाता है 12। अगर यहां से भाग लगाते हैं तो हो जाता है 8 - 3, और इंटू में आपका हो जाता है x,
और प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस से गुना करते हैं तो और 2 से आप इसको कटा देते हैं 2 बार में, तो यहां पर आपके पास हो जाता है -1/6। अब इसको सॉल्व करके आराम से लिख लीजिए। देखिए यहां पर अगर लिखते हैं तो ये हो जाता है x² माइनस 8 में से 3 घटेगा तो बचेगा 5, मतलब ये आ जाता 5/12x और -1/6, और यही हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। तो काफी इजी है द्विघात बहुपद निकालना। अगर ये सूत्र आपको अगर पता होता है तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है नंबर 5 में। 5 का जवाब एक बार सभी लोग समझेंगे और इसका जवाब जानने का प्रयास करेंगे। कॉपी लाए हैं, कॉपी पर नोट करते जाइए आज का सेशन का क्वेश्चन। द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको शून्य फिर से ज्ञात करने के सवाल आ गए हैं और ऐसे ही दुगने प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। मेरे पास द्विघात बहुपद जो है उसका शून्यक निकालना है। पहले आप द्विघात बहुपद लिख लीजिए। द्विघात बहुपद, जब आराम से द्विघात बहुपद का मान लिख लीजिए और यह है 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे, तो पहले a और c को गुना करके समझ लेंगे। a और c को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा 12। थोड़े देर के लिए समझ लेंगे कि यहां 12 है। अब 2 अंक ऐसा सोचेंगे उसी तरीके का, जिसको गुना करें तो आ जाए 12 और घटाएं तो आ जाए यहां का अंक मतलब 1, तो आपको मिल जाता है 3 और 4। तो 3 और 4 के रूप में बीच वाले पद को तोड़ देंगे। चलिए बीच वाला पद अगर मिल चुका है तो आपको काफी अच्छे तरीके से जानकारी हो गया। अब इसको क्या लिख करेंगे, 3x² जैसे वैसे लिख दिए। अब माइनस में ले लेंगे 4x और प्लस में ले लेंगे हम यहां पर 3x। क्योंकि इतना में से इतना माइनस करने पर आपके -x आ जाने चाहिए और -4 जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। अब यहां से कॉमन कीजिए, यहां से कॉमन करने का प्रयास कीजिए तो यहां से आप x कॉमन कर पाएंगे। यहां से x कॉमन करते हैं तो 3x बचता है, यहां से अगर x कॉमन करते हैं तो आपको 4 बचता है और प्लस यहां से 1 कॉमन हो पा रहा है तो 3x माइनस 4। और इस तरीके से यहां से दोनों जगह से इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट से बताए तो 3x माइनस 4 कॉमन होगा तो यहां और यहां बचेगा x प्लस 1। इस तरीके का गुणनखंड हो गया। जब गुणनखंड हो गया तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं लास्ट में, इसलिए आंसर शून्य। अगर आप इसको 0 के बराबर करते हैं तो आपको मिल जाता है 4/3 और अगर इसको आप 0 के बराबर करते हैं तो आपको मिल जाता है -1 और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा x का मान 4/3 या -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 5वें नंबर में। 5वें का जवाब एक बार देने का प्रयास करेंगे। माफ कीजिएगा, 6ठे प्रश्न का जांच कीजिए कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसको हम जांच करके बताते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका इसको जानते हैं। पहले आप क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में जो है उसे आप लिख लेंगे और जैसा जैसा वहां मान है वैसे वैसे उसे तोड़ देंगे। चलिए इस तरीके के मान मेरे पास है। अब इसे हम थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के अनुसार तोड़ेंगे इसको। तो पहले a², फिर उसके बाद होता है -b² प्लस b² के ऊपर 2 का स्क्वायर करेंगे इसका तो 4 हो जाएगा। उसके बाद होता है -2ab करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 4x प्लस 1। अब यहां पर मेरे पास है 2x - 3। अब क्या करते हैं, यहां से RHS को जो टर्म है इसको LHS में लाते हैं तो x²। अब 4 और 1 यहां पर हो जाएगा आपका 5 और उसके बाद है -4x और ये 2x लाते हैं तो ये -2x होता है। 3 को LHS में लाते हैं तो +3 इक्वल टू हो जाता है 0। अब देखिए यहां से अगर टोटल वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो x² जैसे वैसे है। उसके बाद 4x और 2x दोनों माइनस में है तो -6x हो जाएगा और +5 से +3 ऐड करते हैं तो हो जाता है 5 और 3 8 इक्वल टू 0। अब ये देखिए पूरी तरीके से द्विघात समीकरण है तो हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो लास्ट में लिख लेना होगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आप प्रश्नों का आराम से जवाब दे सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो आपके सामने है 7 नंबर में। 7 को जानते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक एपी में a = 7, a13 = 35, a13 का मतलब 13वां पद।
उसके बाद आपको बताना है डी और S13 को ज्ञात करके आपको बता देना है। चलिए इसको सवाल का जवाब देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम आपको धीरे धीरे एकदम बेसिक तरीके से समझा लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आता रहेगा। देखिए a का वैल्यू आपके पास है 7 और उसके बाद आपके सामने जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है A13 दिया हुआ है 35। अब चलिए A13 से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। A13 का मतलब ये दे दिया a प्लस 12d, क्योंकि समांतर श्रेणी का 13वां पद लिखने का मतलब यही होता है, और बराबर में आपके सामने कितना है 35। अब यहां पर क्या कीजिए कि a का मान आप आराम से रख दीजिए 7, तो 7 रखते हैं तो 7 प्लस 12d और इसका वैल्यूएशन हो जाता है मेरे पास 35। अब 7 को RHS में भेजिए ताकि d का मान निकाल सके, तो 12d बराबर हो जाता है 35 माइनस 7, और इस तरीके से अगर आप यहां से d निकाल लेते हैं तो 35 में से 7 घटता है तो आपके पास बच जाता है 28, और उसके बाद बटा में आ जाता है 12। कटा लीजिए, ये और ये अगर कटाते हैं तो ये आपका 4 × 12 कटता है और 7 कटता है 28, मतलब 7 बटा में 3, मतलब डी का मान आ चुका। डी का मान पूछा था आपसे, ये पूछेगा था और आ गया 7 बटा में 3। काफी आसानी से इस प्रश्न का आप आज जवाब दे सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए 35 में से 7 घटा, देख लीजिएगा 8 7 15। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आपको इसमें निकालना था S13। S13 कैसे निकालेंगे? S13 का सूत्र होता है n/2, मतलब 13 बटा में 2। उसके इंटू में लिखना होगा आपको 2a, a के जगह पर देखिए आपके सामने 7 है तो इंटू में आप 7 कर लीजिए, प्लस n-1, n के जगह पर आपको 13 लेना है, क्योंकि 13 पदों का योग आप कर रहे हैं तो 13-1 ले लिए, और d के जगह पर आपके सामने देख लीजिए क्या लेना है, तो d के जगह पर आपको ले लेना है जो आ चुका है यहां पर 7 बटा में 3, तो 7 बटा 3 इस तरीके से ले लिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 बटा में 2, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 7 दूनी हो जाता है 14, प्लस में 13 में से 1 घटाते हैं तो 13 में से 1 घटाने पर आपको मिलता है 12, उसके इंटू में आपको मिलता है 7 बटा में 3। 3 से इसको 4 बार में कटा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 13 बटा में 2, इसके बाद यहां से आपको मिल चुका है 14 और 7 हो जाता है 28। एक लाइन और, ये आपके सामने 13 बटा में 2, 14 और 28 को आप जोड़ लेंगे तो 8 और 4 हो जाता है 12, उसके बाद 2 1 3 और 1 हो जाता है 4। देख लीजिए 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 2 से कटा लीजिए तो आपको ये 21 बार में कट चुका। अब गुना कर लेते हैं तो 13 एकम होता है 13 और 13 दूनी 26, माफ कीजिएगा 13 एकम 13, 13 की 3 लिखे, 1 हासिल, 1 कैरी बचा, और 13 दूनी 26 और 1 हो जाता है 27, अर्थात 273 हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने है 8वें नंबर में, इसको समझेंगे और इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए कॉपी कलम लेके बैठे रहेंगे और सारे प्रश्नों को आसानी से नोट करते जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। दिए हुए आंकड़े 18, 13, 17, 12, 16 और 19 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें माध्यिका आपको ज्ञात करके बताना है। चलिए माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले आंकड़े लिख लेंगे। आंकड़े कौन कौन है, आराम से लिख लेंगे आंकड़े, और आंकड़े बराबर है मेरे पास 18, 13, 17, 12, 16 और एक आंकड़ा और है 19। अब आप इसे क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। या तो आपको आरोही क्रम में सजाना होता है या फिर आपको अवरोही क्रम में। आरोही क्रम कहते हैं बढ़ते क्रम को, तो इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा पहले होगा, तो इसमें सबसे छोटा देखिए 12 है आपके पास। 12 के बाद जो क्रम में संख्या है 13 है। 13 के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको मिल जाता है 16, उसके बाद मिला 17, उसके बाद 18 और उसके बाद 19। अब आपको माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका अगर निकालना है तो माध्यिका का यहां पर मान हो जाएगा मेरा आराम से इस तरीके से, इसलिए माध्यिका। तो माध्यिका जो मिडिल टर्म होता है वो आपका माध्यिका होता है। लेकिन माध्यिका में देखिए आप मिडिल टर्म नहीं है, यहां तो आपके सामने 6 संख्या है, तो मिडिल के 2 जो टर्म आपके पास है इनको जोड़ के आप आधा कर देंगे तो आपको माध्यिका निकल आएगा। तो 16 और 17 जोड़ेंगे और इसे आधा कर देंगे, तो 16 और 17 जोड़ते हैं तो आपके पास हो जाता है, और ये हो जाता है 7 6 13, 33 और बटा में 2।
अब 33 में जब 2 से भाग लाए तो कटेगा कितने बार में, तो 2 एकम 2, उसके बाद 6 दूनी 12 और 5 16.5 आएगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो आपके सामने है 9वें नंबर में। 9वें का एक बार जवाब देने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे और यह कैसे सॉल्व होगा यह सीखेंगे। किसी बेलन का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है। चलिए बेसिक तरीके से हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। बेलन कैसा होता है, तो बेलन आपके सामने जो होता है वो कुछ इस प्रकार का लाइन होता है। सब लोग जानते हैं बेलन को आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। चलिए एक साधारण सा हम बेलन आपको समझा लेते हैं। बेलन, अगर बेलन बनाए तो बेलन कुछ इस प्रकार से होगा, जानते हैं हम लोग। थोड़ा सा इस तरीके से हम बना सकते हैं। चलिए सर्कल थोड़ा सा आ जाएगा तो बन जाएगा मेरा। इस तरीके से हम बेलन बना लेते हैं। चलिए सर्कल अगर ले लें इस तरीके से, 2 लाइनें ले लें अगर, तो 2 लाइनों लेने के बाद जो आपके सामने आता है इससे हम बना लेते हैं आपके सामने इस प्रकार से सर्कल। इस प्रकार से लगभग बेलन हो सकता है। चलिए मान लीजिए बेलन है ये। अब अगर ये बेलन है आपके पास तो इस बेलन के आकार के अगर हम देखें तो व्यास मेरे पास 42 है। अगर यहां पर जवाब जाने तो व्यास मेरे पास कितना है, तो 42 है और ऊंचाई कितना है 10। तो व्यास अगर 42 है तो इसका आप त्रिज्या निकाल लीजिए। आप आराम से लिख लीजिए, चूंकि बेलन के आधार की त्रिज्या, इस तरीके से लिख सकते हैं, लैंग्वेज में क्वेश्चन है आधार की त्रिज्या, और त्रिज्या जो निकाला जाता है वो व्यास का आधा किया जाता है। तो व्यास मेरे पास कितना है 42, 42 का आधा करेंगे तो कितना है 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 से कटा देंगे। अब आपके सामने ऊंचाई है तो आयतन निकाल देना, तो लास्ट में लिखेंगे अतः बेलन का आयतन का सूत्र होता है, सब लोग जानते हैं, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r²h। अब पाई का मान सब लोग जानते हैं 22/7 होता है। त्रिज्या r देखिए हम निकाल के लाए थे 21, अब स्क्वायर है इसलिए हम इसे 2 बार लिख लेंगे और उसके बाद h लिख देना है, और h का मान यहां पर मेरे पास कितना है 10। अब देखिए 7 से आप इसे कटा सकते हैं, 7 या 21, 17 21। अब गुना कर लीजिए, 21 से 3 में गुना कीजिएगा तो 63 हो जाएगा, देख सकते हैं। और इसमें आपको गुना कर देना है 22 से। 22 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 126 फिर से आता है 6 8 12 और देख 13, मतलब यह जाता है 13,800 और एक 0 10 से गुना किए तो 0, मतलब, और चूंकि आयतन निकाले हैं तो आयतन का मान हमेशा क्यूब में आता है, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का आंसर आएगा 13,860। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपका प्रश्न नंबर 10। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 145 है और लघुत्तम समापवर्तक 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे निकाला जाता है, तो ये सवाल जो आपके सामने है एलसीएम और एचसीएफ वाले कंसेप्ट पर है। एलसीएम और एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट कैसे कैसे होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसी दो संख्याओं के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, एकदम आराम से आप लिख लेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल या गुणन भी लिख सकते हैं, गुणन बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल संख्या कौन कौन है, तो एक संख्या नहीं दी गई है, ठीक है, इनमें से एक संख्या 725 है, दूसरी संख्या नहीं दी गई है, तो एक संख्या 725 आप आराम से लिख लेंगे और उसके इनटू में आप अपने से कोई संख्या के रूप में दे लीजिए, मान लीजिए x। अब दूसरी संख्या के रूप में एचसीएफ, एचसीएफ देखिए महत्तम समापवर्तक यहां पर है 145 और गुने एलसीएम का वैल्यूएशन उसका दिया हुआ है 2175। अब क्या करिए कि यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 145 जैसे वैसे 2175 मेरा आ गया और बटा में जो यहां है 725 ये आ जाएगा इसके एलएचएस। अब इसको कटा लेते हैं।
चलिए इसको कटाते हैं। अगर 5 से दोनों को कटाते हैं तो 5 एकम होता है 5। इसके बाद आपके सामने यहां 2 बचता है, पंचों के हो जाता 20 और यह हो जाता है 50 25। 5 इसको कटाइए तो पंचों के 20, एक बचा, एक साथ 17 हुआ, 5 से 15 हुआ, 15 2 25, 5 फिर बचा, फिर 5 से कटा सकते हैं। 5 से अगर इसको कटाते हैं तो 9, इसके बाद 8 पचे 40 हुआ, 8 पचे 40, 7 पचे 35 और ये अगर कटाते हैं तो आपके सामने ये कट जाता है 5 दूनी 10 और उसके बाद 9 पचे 45। अब अगर आगे कटाते हैं तो देख सकते हैं आगे कितना बार में कटता है। चलिए 29 से आपका कट जाता है 5 बार में, क्योंकि 9 पचे 45, 4 5 दूनी 4, चले कट गया। अब 87 और आपको इसमें आपको 5 में गुना कर देना, तो 7 पचे हो जाता है 35 और 8 पचे 40 और 3 ये हो जाता है 43। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 435, अर्थात दूसरी संख्या जो हो गया वो क्या हो गया 435। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में सभी को शेयर करने का प्रयास करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।